हेलो गाइस, वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन और मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड 100 प्रश्नों के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हर ऑप्शन की मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। इसमें कुल 100 प्रश्नों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और 25-25 प्रश्नों के 4 वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड विस्तार से नॉलेज प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अब देखिए, यौगिक की बात यहाँ पर की जा रही है तो 4 ऑप्शन है। पहला है वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया और डी पारा। अब आप एक एक देखिए। वायु यहाँ पर मिश्रण होता है, कोई कंपाउंड नहीं है, कोई यौगिक नहीं है। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। इसमें O2 होती है, N2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। इन सब का मिश्रण वायु होता है, यानी ये वायु यहाँ पर कोई यौगिक नहीं है। बी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए एक तत्व है, तो यह भी कोई यौगिक यहाँ पर नहीं है। अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो अमोनिया एक यौगिक यहाँ पर है। और पारा हम देखें Hg होता है, जो कि एक प्रकार का तत्व है, धातु है, तो ये भी कोई यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होता है सही, अमोनिया यहाँ पर यौगिक होगा। दूसरा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? देखिए, आवेश का निर्धारण करने का श्रेय जाता है मिलिकन को। मिलिकन ने एक विधि के द्वारा, जिसको तेल बूंद विधि भी कहा जाता है, और तेल बूंद विधि के द्वारा उसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना सबसे पहले की थी। जहां तक बात करें हम थॉमसन की, तो थॉमसन भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्लम पुडिंग एक मॉडल, परमाणु मॉडल दिया था। तो प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा थॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन भी थॉमसन ने ही किया था, और कैथोड किरणों से ही आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय भी थॉमसन को ही जाता है। और इसके अलावा थॉमसन ने E/m अनुपात भी सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। E मतलब आवेश, m मतलब द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात सबसे पहले थॉमसन ने निकाला था। रदरफोर्ड भाई साहब की जहां तक बात है, तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था, और सबसे पहले नाभिक के बारे में जानकारी देने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ अपना ऑप्शन बी मिलिकन बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश तेल बूंद विधि के द्वारा ज्ञात किया था। प्रश्न 3 है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण, प्रचक्रण मीन्स स्पिन होती है, आवेश नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। तो हम देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है आवेश होता है -1 का, द्रव्यमान इसका बहुत कम जरूर होता है, लेकिन आवेश भी होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर भी आवेश होता है, वो +1 होता है, और इसमें भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार से मेसोन की हम बात करें, मेसोन भी नाभिक में पाए जाने वाला कण है, और यह मुख्यतः क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। तो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, और इन पर आवेश होते हैं +1, -1 और 0 आवेश इन पर पाए जाते हैं। बात करें न्यूट्रिनो की, तो न्यूट्रिनो ऐसा है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी आवेश शून्य होता है, लेकिन इसमें प्रचक्रण पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न 4 की बात करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है प्रोटॉनों की संख्या। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उससे परमाणु क्रमांक तय होता है। आवर्त सारणी में कोई भी परमाणु किस स्थान पर होगा वह प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन रासायनिक गुण का निर्धारण नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसके द्वारा ही रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये कई बातें होती है जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास सी ऑप्शन में है न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या भी रासायनिक गुणों का निर्धारण नहीं करती है, लेकिन नाभिक में न्यूक्लियॉन होता है, और न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ये भी हमारा सही नहीं है, तो हमारा यहाँ सही उत्तर हुआ है बी ऑप्शन। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए? यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में 2 और 8 दिया हुआ है, 2 और 8 दिया हुआ है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बाहरी कोश में अष्टक पूरा है,
और 2 और 8 10 नंबर हो गए, ये नियोन के लिए होता है। तो ये अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। बात करते हैं बी ऑप्शन की, जिसमें 2, 8 और 7 है। आप देखिए अष्टक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो धातु नहीं होता है, वो होते हैं अधातु। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु के लिए होगा, जो कि होता है क्लोरीन। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 2, 8, 8, यहाँ भी बाहरी कोश में अष्टक पूरा हो गया है, जो कि ऑर्गन का विन्यास है, यानी ये भी अक्रिय गैस का विन्यास है। और अक्रिय गैस का विन्यास होने के कारण यह भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बचता है 2, 8, 8, 2। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये, और 2, 8, 8 मीन्स ऑर्गन जैसा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी रखता है वही कहलाते हैं धातु। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा परमाणु का भाग नहीं है देखना है। तो देखो परमाणु में ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में ऑप्शन बी प्रोटॉन भी पाया जाता है जो कि नाभिक के अंदर होता है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है, यानी ये भी परमाणु का ही एक भाग है। लेकिन देखिए फोटोन, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, यह तो ऊर्जा का कण है। ऊर्जा के कणों को यानी प्रकाश के कणों को फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? देखिए रेडियो सक्रियता की खोज करने का श्रेय जाता है हेनरी बेकरेल को, और हेनरी बेकरेल को इसीलिए 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, जो कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था। और हेनरी बेकरेल के साथ साथ पियरे क्यूरी को भी यह नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन आप देखिए पियरे क्यूरी ने कहा कि भैया मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन सब में मेरी पत्नी पूरा सहयोग मेरा करती थी, यानी यह भी मेरे बराबर की हकदार है। इसीलिए फिर बाद में 1903 में जो फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला उसमें 3 नाम जुड़ गए, हेनरी बेकरेल, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। इनको सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। मैरी क्यूरी पियरे क्यूरी की ही पत्नी थी, और जे थॉमसन ने तो परमाणु मॉडल दिया था ही। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में से सी हो जाता है, क्योंकि परिघटना की खोज करने का श्रेय तो हेनरी बेकरेल को ही जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी, बाकी फिर इनकी विस्तार से डिटेल स्टडी पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए द्रव्यमान संख्या जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, यानी यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? देखिए अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं अल्फा कण, यानी ये धनावेशित है। गामा विकिरणें होती है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरणों के ऊपर भी कोई भी आवेश नहीं होता है, और जो बीटा किरण या बीटा कण होता है उन पर -1 आवेश होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाला कण हो गया बीटा कण या बीटा किरणें, अर्थात हमारा यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो देखिए एस्टेटिन, एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और जो एस्टेटिन होता है वह आवर्त सारणी में 85 नंबर पर आता है। 85 नंबर पर एस्टेटिन आता है, जिसका प्रतीक चिन्ह 80 होता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्रांसियम की बात जहाँ तक हम करें, यह एस ब्लॉक का तत्व है, और एस ब्लॉक के तत्वों में यह 87 नंबर पर आता है। यह भी रेडियो एक्टिव तत्व है। जर्कोनियम और टाइटेनियम 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है, जो कि डी ब्लॉक श्रेणी का तत्व है, और जिरकोनियम 40 नंबर पे आता है, ये भी डी ब्लॉक श्रेणी का तत्व है। लेकिन हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यहाँ जिरकोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, और साथ ही साथ टाइटेनियम भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी और डी, दोनों ही रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? आपने
पहले की कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि यूरेनियम 235 पर जब मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो वो दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। वो दो छोटे नाभिकों में क्रिप्टॉन और बेरियम हमारे को प्राप्त होता है और साथ में बहुत सारे नए न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। और ये न्यूट्रॉन लगातार यूरेनियम 235 पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके और इस तरह से अथाह मात्रा में हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है ए इलेक्ट्रॉन की, नहीं, बी प्रोटॉन की, नहीं, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन लगातार यूरेनियम 235 पर आक्रमण करते हैं और हमारे को ऊर्जा देते हैं। पॉजिट्रॉन भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है वो मंदक कहलाता है। तो यहाँ मंदक का काम देखिए ओजोन, O3 फॉर्मूला होता है। ओजोन मंदक का काम नहीं करता है। ओजोन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है जो आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके हमारी सुरक्षा करता है। साथ ही ये प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। भारी हाइड्रोजन जिसको हम D2 से लिखते हैं, हाइड्रोजन एक गैस के रूप में है। ये भारी हाइड्रोजन, इसका उपयोग भी मंदक के रूप में नहीं होता है। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, D2O जिसको कहा जाता है। तो भारी जल क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है जिससे होने वाली अभिक्रिया की दर कम हो जाती है और ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो यहाँ मंदक का काम करता है भारी जल, D2O। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल सही। और डी में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो H2O2 मंदक के रूप में तो काम नहीं आता, लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में और साथ ही साथ ये अपचयक के रूप में भी काम आता है। दोनों तरीके से ये काम करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए ऑप्शन है रेडियो फॉस्फोरस। देखिए रेडियो फॉस्फोरस का जो उपयोग है वो ब्लड डिसऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उस डिसऑर्डर को मापने के लिए रेडियो फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। रेडियो आयोडीन की बात करें तो रेडियो आयोडीन 131 होता है और इसका उपयोग मुख्यतः थायराइड कैंसर जो होता है उसमें मापने में किया जाता है। तो थायराइड कैंसर में इसका उपयोग होता है। फिर है रेडियो आयरन। रेडियो आयरन में मुख्यतः जो आयरन है Fe वो 59 नंबर वाला रेडियो आयरन होता है और इसका उपयोग मुख्यतः एनीमिया बीमारी के इलाज से संबंधित होता है। और अंतिम ऑप्शन हमारा रेडियो सोडियम। तो रेडियो सोडियम का जो उपयोग है इसमें सोडियम का जो 24 वाला समस्थानिक है, सोडियम 24, इसका उपयोग मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों में अंतर, तो सबसे पहले समस्थानिक किसे कहते हैं उसको हम समझे। सिंपल सी परिभाषा है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी और परमाणु क्रमांक समान होगा, वे सभी समस्थानिक कहलाते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर अंतर किसका आता है? न्यूट्रॉनों का। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आने के कारण ही समस्थानिकों का निर्माण होता है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अब पहले समभारिक को हमारे को समझना है। समभार यानी भार समान होता है, नाम से पता चल रहा है, यानी इसमें परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? जैसे एक उदाहरण हम ले यहाँ पे, ऑर्गन आता है 18 नंबर पे और इसका परमाणु भार होता है 40। इसी प्रकार से कैल्शियम आता है नंबर 20 पे और इसका परमाणु भार भी होता है 40। दोनों के परमाणु भार समान है, यानी ये हो गए समभारिक, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि बीटा कणों के उत्सर्जन से, क्योंकि जब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो बीटा कणों के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक बीटा कण बाहर निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में, जिससे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से उसका परमाणु क्रमांक भी बदल जाता है। और परमाणु क्रमांक बदल जाता है लेकिन परमाणु भार वो का वही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का भार समान होता है।
इसीलिए परमाणु भार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में चेंजेस यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बीटा कणों के निकलने से ही समभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला है 16वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? देखिए कार्बन सबसे पहला ऑप्शन ए है। कार्बन +4 से लेकर के और -4 तक के सभी प्रकार के ऑक्सीकरण अंक दिखाता है, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं बी की। बी फ्लोरीन जो कि 9 नंबर पे आता है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। कारण क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है 4, और इसीलिए ये सिर्फ एक ही प्रकार का ऑक्सीकरण अंक -1 प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करने वाला फ्लोरीन है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच। तो रक्त का पीएच में आपको इतना तो पता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है। इतनी सी बात भी ध्यान में होगी तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए ऑप्शन है हमारा 4.5 से 4.5 ही दिया हुआ है, और यदि 7 से कम पीएच होती है तो हमारे को पता है वो अम्लीय प्रकृति है, 7 होती है तो वो उदासीन है, और 7 से ज़्यादा होती है, 7 से अधिक होती है तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो आप पहले ऑप्शन में तो 7 से कम है, अम्लीय है, जो कि हमारा होता नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन भी 6.45 है, 6.45 यानी ये भी अम्लीय प्रकृति का है, तो यह भी सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बात करें सी की, सी 7.35 से 7.45 है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हल्का सा क्षारीयता हमारे ब्लड में होती है, तो हल्की क्षारीयता के लिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो सी यहाँ पर सही आंसर है। डी में क्षारीयता तो है, लेकिन ये कुछ अधिक क्षारीयता है, और अधिक क्षारीयता हमारे ब्लड की नहीं होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल है? तो लुईस अम्ल पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा लुईस अम्ल होता क्या है। देखिए, जिसमें भी अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण अष्टक वाले जो भी परमाणु है वो सब एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखने वाले सभी आयनों को, परमाणुओं को या यौगिकों में उन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड, ए ऑप्शन है। एल्यूमिनियम का अष्टक यहाँ पर पूरा नहीं है, इसीलिए लुईस अम्ल है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी बोरोन का अष्टक पूरा नहीं है, इसीलिए ये भी लुईस अम्ल है। अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन का अष्टक तो पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब भी किसी के पास होता है तो वो लुईस अम्ल नहीं, लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ अमोनिया आपका सही ऑप्शन होगा, सी, जो कि लुईस अम्ल नहीं है, यह एक लुईस क्षार होता है, और FeCl3 भी एक लुईस अम्ल ही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी? तो किसकी संख्या समान होगी, तो आपके पास ऑप्शन है ए परमाणु की, बी अणु की, सी मूलक की, और डी इलेक्ट्रॉन की। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि आवोगाद्रो का नियम क्या है। देखो, आवोगाद्रो ने ही सबसे पहले परमाणु और अणु में अंतर बताया था, आवोगाद्रो को ये श्रेय जाता है, और आवोगाद्रो का ही ये नियम है कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये बात आवोगाद्रो ने कही थी, तो अपना यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन है इनमें से? तो ए ऑप्शन है डीजल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, और डी केरोसिन। तो आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सिर्फ पानी का ही निर्माण होता है, अर्थात कोई भी पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है? आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितनी भी निष्क्रिय या नोबल गैसेज हैं, सभी नोबल गैसेज में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है। तो आपको यहाँ नोबल गैस ढूंढनी है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरे में फ्लोरीन, तीसरे में नाइट्रोजन, और चौथे में नियोन है। तो नियोन यहाँ पर निष्क्रिय या नोबल गैस है,
तो इसी के अंदर शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। अब आजकल तो लिखा हुआ है, लेकिन आजकल तो एलईडी लाइट का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी सोडियम लैंप भी कई जगह हमारे को दिख जाते हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, यही आंसर बिल्कुल सही है। सोडियम लैंपों का ही उपयोग सड़क पर रोशनी करने के लिए किया जाता है और इससे पीले रंग की रोशनी हमारे को मिलती है। हाइड्रोजन का उपयोग नहीं होता है, नियोन का नहीं होता है और नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पर होता है। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में सागरीय जल में पाया जाता है, NaCl। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? देखिए, क्लोरोफिल पाया जाता है पादपों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं क्लोरोफिल के अंतर्गत होती है और क्लोरोफिल जो बना हुआ होता है वो मैग्नीशियम धातु का उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। MnA ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, Fe भी सही नहीं है। Fe तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है जो कि हमारे खून में होता है। तो हीमोग्लोबिन जो संकुल यौगिक है वो आयरन का संकुल यौगिक होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन आज का। एल्यूमिनियम किसमें घुलकर शुद्ध AlO3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम किसमें घुलकर, अब देखिए Al2O3 है, इसको हम मुख्यतः क्रायोलाइट में घोलते हैं और जो क्रायोलाइट होता है वो होता है Na3AlF6। इस क्रायोलाइट में Al2O3 को घोल दिया जाता है और फिर विद्युत अपघटन के द्वारा हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3.2H2 होता है और इसी तरह से जो फेल्डस्पार होता है Al2O3 प्लस SiO2 से युक्त एक अयस्क होता है। एल्यूमिना का सूत्र Al2O3 होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्रायोलाइट होता है जो Na3AlF6 होता है। और जब भी क्रायोलाइट मिलाया जाता है Al2O3 में, उसके साथ में एक फ्लोरस्पार जिसको कैल्शियम फ्लोराइड कहा जाता है, इसको भी मिलाया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। तो इस तरह से आज के 25 प्रश्न की श्रृंखला समाप्त होती है। कल आपके लिए अगले 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे जिसमें विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।